Hello guys, welcome back. So firstly, if you are new to this channel, so let me introduce first. I am अंकिता बर्नवाल और अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए. So मैंने रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट बना रखा है, so आप देख सकते हो कि अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं. और हाँ, लेट मी रिमाइंड यू दैट कि मैंने जो लास्ट लेक्चर में आयुष काम्य अध्याय को कंप्लीट कराया था, तो मैंने उसके सारे नोट्स उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए. सो आप वहां से सारे नोट्स देख सकते हो. सो टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू अध्याय दिनचर्या ऑफ अष्टांग हृदय. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो दिनचर्या है वो अष्टांग हृदय का दूसरा अध्याय है. दिनचर्या का मतलब होता है डेली रेजिमेन, मतलब हम लोग डेली क्या क्या करते हैं. ठीक है. सो संहिता में ऐसा बताया गया है कि टू मेंटेन हेल्थ वी शुड फॉलो दिनचर्या. हमें स्वास्थ्य वृत्त को मेंटेन करने के लिए हमें दिनचर्या को फॉलो करनी चाहिए. तो अब दिनचर्या में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो चलिए देखते हैं. पहला आता है प्रातः काल उत्थान, दैट इज वेकअप टाइम. हमें कब उठना चाहिए. तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो हेल्दी पर्सन है उसको शुड गेट अप फ्रॉम बेड इन ब्रह्मा मुहूर्त. अब आपके सामने ब्रह्मा मुहूर्त एक न्यू टर्म आया. सो व्हाट इज ब्रह्मा मुहूर्त, उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया. सो ब्रह्मा मुहूर्त अर्ली मॉर्निंग अप्रॉक्स 4:24 AM. मैंने यहाँ पे लिया है, ये अप्रॉक्स है, मतलब ये हमेशा सेम नहीं रहता, ये चेंज करते रहता है अकॉर्डिंग टू सीजन. ब्रह्म मुहूर्त ऐसा टाइम है विच इज सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट यम ऑफ नाइट और अर्ली आवर्स ऑफ डॉन. सो अभी आपने देखा यम का न्यू टर्म आया. सो व्हाट इज यम. वन डे में 8 यम होते हैं. ठीक है. 8 यम कैसे होते हैं. 3 फॉर डे, 3 फॉर नाइट एंड 2 फॉर संध्या. संध्या में 2 आते हैं, डस्क और डॉन. हम लोग सिर्फ संध्या सिर्फ शाम वाले को समझते हैं, लेकिन नहीं, सनराइज के पहले डॉन को और सनसेट के बाद डस्क को, दोनों को संध्या बोला जाता है. और एक यम में 3 आवर्स होते हैं. ओके. सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ब्रह्म मुहूर्त सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट यम, मतलब 1.5 आवर्स बिफोर सनराइज, आप ऐसा बोल सकते हो. अब एक कमेंटेटर है जिन्होंने अष्टांग हृदय पे कमेंट किया है, उनका नाम है अरुण दत्त. उन्होंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त इज 14th मुहूर्त काल ऑफ नाइट. तो अब हम लोग देखेंगे मुहूर्त क्या होता है. सो एक मुहूर्त में 48 मिनट होता है. ओके. और जो हमारा होल नाइट होता है वो 15 मुहूर्त का होता है. तो अब जब कैलकुलेशन लगाओगे तो 15 into 40 दैट इज 720 मिनट. इट मीन्स 12 आवर्स. होल नाइट 15 मुहूर्त इज इक्वल टू 12 आवर्स. ओके. सो तो जैसा अरुण दत्त ने बताया कि 14th मुहूर्त इन नाइट और टाइम विच इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 13th मुहूर्त, दैट इज जबकि आप कैलकुलेशन लगाओगे सो 13 into 48 इक्वल्स टू 624 मिनट्स. और हम लोग जानते हैं एक होल नाइट में 720 मिनट्स होते हैं, और जब आप उसमें से 624 मिनट्स को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 96 मिनट्स बचते हैं. इट मीन्स सनराइज के 96 मिनट पहले हमें बेड से उठना चाहिए. इसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्म मुहूर्त. या फिर अगर आपको इजी कैलकुलेशन निकालना है, सो मैंने आपको बताया कि एक होल नाइट में 15 मुहूर्त होते हैं, और अरुण दत्त ने बताया है कि टाइम विच इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 13 मुहूर्त, मतलब 13 मुहूर्त के बाद जो टाइम स्टार्ट होता है उसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं. ओके. जो बचे हुए टाइम होते हैं. सो आप ऐसे निकाल सकते हो 15 मुहूर्त माइनस 13 मुहूर्त इक्वल्स टू 2 मुहूर्त, एंड 1 मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, तो 2 into 40 दैट इज 96 मिनट. तो 96 मिनट सनराइज के पहले हमें उठने चाहिए. सो वी ऑल नो डैट कि सनराइज की टाइमिंग चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द ऋतु. ओके. सो ब्रह्म मुहूर्त भी चेंज होगा. सो मैंने एक एग्जांपल लिया है. इफ सपोज सनराइज का जो टाइम है 6 AM है, सो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 4:24 AM होगा. दैट इज ब्रह्म मुहूर्त चेंज करते जाएगा अकॉर्डिंग टू सनराइज. अब आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रह्म मुहूर्त. ब्रह्म मुहूर्त का इंपॉर्टेंस क्या है. सो पहला है कि वो इट इज अ सुटेबल टाइम ऑफ स्टडी एंड ऑब्टेन नॉलेज. इस समय बहुत अच्छा टाइम माना जाता है स्टडी करने के लिए और नॉलेज को गेन करने के लिए. और इस टाइम पे तीनों दोषा दैट इज वात पित्त कफ इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं. अब ब्रह्म मुहूर्त के बाद आता है शौच विधि, मीन्स क्लींजिंग. पर्सन को एलिमिनेट और इवेक्युएट नेचुरल अर्जेस, जो भी नेचुरल अर्जेस आते हैं लाइक फीसेज, यूरिन, उसको एलिमिनेट करनी चाहिए. उसको सप्रेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सप्रेस करने से बहुत सारी डिजीज हो सकती है, और उसके पार्ट्स को भी हमें क्लीन करनी चाहिए. ये आता है शौच विधि में. अब शौच विधि के बाद आता है थर्ड दंत धावन. इट मीन्स ब्रशिंग ऑफ टीथ. ओके. सो फॉर ओरल हाइजीन के लिए हमें क्या क्या यूज करनी चाहिए वो बताया. सो फॉर इट सॉफ्ट टिप्ड ट्विग, हमें ट्विग लेनी चाहिए, वो सॉफ्ट टिप्ड होनी चाहिए. तो हमें उसे सॉफ्ट कैसे बनाएंगे,
वो जो हम हर्बल ब्रश लेंगे उसके टिप को अपने टीथ से क्रश करेंगे, सो उसके बाद वो सॉफ्ट बन जाता है। अब ये ट्विग जो है ये कितने इंच का होना चाहिए, मतलब उसकी लेंथ, उसकी डायमीटर वो कैसा होना चाहिए वो देखेंगे हम लोग। जो वो ट्विग है वो 12 इंच होना चाहिए लेंथ में। अब इंच को अंगुल भी बोल सकते हो, 12 अंगुल होना चाहिए। उसका जो डायमीटर होता है उस टिप का वो लिटिल फिंगर के अराउंड होनी चाहिए। एक वो एक अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, वो स्ट्रेट होना चाहिए, उसमें कोई नोट्स नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके, और ये जो ट्विग है वो कटु, तिक्त और कसाय रस का ही होना चाहिए, उसके अलावा मधुर, अम्ल, लवण का नहीं होना चाहिए। सो हम लोग कौन कौन से प्लांट का ट्विग यूज कर सकते हैं? अर्क, नैग्रोध, खदीर, करंज और ककूब इट्सेट्रा, इन सब प्लांट का हम लोग ट्विग यूज कर सकते हैं फॉर दंत धावन, दैट इज ब्रशिंग ऑफ टीथ। अब है हमें कैसे और कब ब्रश करना चाहिए। तो पहला आता है व्हेन, मतलब कब करना चाहिए। सो हमें ब्रश द टीथ एट अर्ली इन मॉर्निंग और एज वेल एज आफ्टर एवरी मील। ओके, एंड देन हाउ विदाउट काउजिंग पेन और इंजरी टू गम्स। अब है कि अष्टांग हृदय में ये नहीं बताया गया टंग स्क्रैपिंग, अष्टांग संग्रह में बताया गया था टंग स्क्रैपिंग के बारे में। तो टंग स्क्रैपिंग कब करनी चाहिए? टंग स्क्रैपिंग आफ्टर ब्रशिंग ऑफ टीथ करनी चाहिए। एंड हमें टंग स्क्रैपिंग विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर से करनी चाहिए। अब टंग क्लीनर कैसा होना चाहिए? वो शार्प एज का नहीं होना चाहिए, वो कर्व्ड होना चाहिए और सिल्वर, कॉपर और गोल्ड इट्सेट्रा से वो बना होना चाहिए। अब है कि टंग स्क्रैपिंग का एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज यह है कि ये रिमूव करता है डर्ट ऑफ टंग, जो फोल स्मेल, दैट इज जो बैड स्मेल होती है टंग की, उसको रिमूव करता है। और जो बैड स्मेल हमारे माउथ से आती है उसको भी वो रिमूव करता है। कौन? टंग स्क्रैपिंग करने से। एंड ये इट प्रोड्यूस बेटर टेस्ट, ये बेटर टेस्ट प्रोड्यूस करने में भी ये हेल्प करता है। जैसे आप बोल सकते हो कि भूख लगती है हमें टंग स्क्रैपिंग करने से, आप ये सब बोल सकते हो टंग स्क्रैपिंग में। अब चरक ने बताया कि दंत धावन के फायदे क्या क्या होते हैं, दैट इज एडवांटेज ऑफ ब्रशिंग ऑफ टीथ। तो फर्स्ट है एलिमिनेट बैड ओडोर, दैट इज बैड स्मेल। सेकेंड, रिमूव स्लज दैट इज डिपॉजिट ओवर टीथ, जो टीथ के ऊपर जो स्लज का डिपोजिशन हो जाता है उसको ये रिमूव करता है। इम्प्रूव चेस्ट। एंड फोर्थ, एलिमिनेट इनएबिलिटी टू परसीव टेस्ट। ओके, अब आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रशिंग ऑफ टीथ, मतलब दंत धावन किसको किसको नहीं करनी चाहिए। सो पहला है अजीर्ण, दैट इज इनडाइजेशन। सो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं यहाँ पे इंग्लिश और संस्कृत दोनों टर्म बोल रही हूँ, लेकिन इट्स बेटर फॉर यू कि आप संस्कृत टर्म पहले याद करो, क्योंकि वो आपको फिर श्लोक या फिर जब भी संहिताएं पढ़ोगे तो आपको इजी होगा, इसलिए आप संस्कृत टर्म्स याद करने आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पहला अजीर्ण। अजीर्ण का मतलब होता है इनडाइजेशन प्रॉब्लम। देन वमथु, वॉमिटिंग, श्वास, डिस्पनिया, कास, कफ। श्वास, डिस्पनिया मतलब कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फिर कफ में प्रॉब्लम, कफ हो जाता है, ज्वर दैट इज फीवर, अर्दित, फेशियल पैलेसी और बोल सकते हो फेशियल पैरालिसिस, तृष्णा दैट इज थर्स्ट, अस्यपाक, स्टोमेटिस, या फिर आप बोल सकते हो मुंह में वो दाना हो जाना, या फिर इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ माउथ। देन हृदय रोग, नेत्र रोग, शिर रोग और कर्ण रोग, दैट इज हार्ट डिजीज, आई डिजीज, हेड एंड ईयर, इन सबसे रिलेटेड जो डिजीज होंगे। सो इन सब में हमें दंत धावन नहीं करने चाहिए। अगर आपको इसमें से टर्म याद करना तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो भी हम लोग दंत धावन का माउथ में करते हैं, तो माउथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, हेड, आई, ईयर, टंग वगैरह में, हमें उन सब डिजीजों में दंत धावन नहीं करनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है अंजन, या फिर आप बोल सकते हो इसको कोलारियम। कोलारियम होता क्या है? इट इज अ मेडिकेटेड आई वॉश। ठीक है, सो अंजन को दो पार्ट में बोला गया है, एक तो सौविरंजन और दूसरा रसांजन। सो सौविरंजन को हम लोग डेली कर सकते हैं, एंड इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो एंटीमनी सल्फाइड यूज होता है। अब है सौविरंजन का एडवांटेज क्या क्या है, फायदे क्या क्या है। सो सौविरंजन करने से जो आईज होती है वो क्लीन होती है, ब्यूटीफुल होती है, उससे साफ विजन होता है, मतलब हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। जो आई लैसेस होती है वो स्निग्ध और थिक होती है। फिर जो हमारा आई का जो 3 कलर्ड पार्ट है, दैट इज ब्लैक, रेड और व्हाइट, वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं आई में तेज महाभूत का आधिक्य होता है, एंड सौविरंजन करने से कफ दोष आप बोल सकते हो कम होगा, मतलब जो आई से हमारा वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है टू कफ दोष। क्यों? क्योंकि जब हमने आयुष काम्य अध्याय पढ़ा था तो हम लोग ने देखा था एबव चेस्ट हमारे अंदर कफ दोष का डोमिनेंस होता है एबव चेस्ट के ऊपर, इसीलिए आईज है जो ज्यादा ससेप्टेबल होता है कफ दोष से। सो सौविरंजन करने से ये कफ दोष थोड़ा कम हो जाएगा।
अब देखेंगे हम लोग रसाअंजन। रसाअंजन को वीक में एक बार यूज करना चाहिए एंड इसको यूज करते हैं हम लोग टू एलिवेट द वाइटेटेड कफ। जो भी कफ दोष बढ़ गया है हमारे बॉडी में उसको कम करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं और इसे यूज करने से हमारा जो विजन है वो क्लियर हो जाता है, मतलब हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट नवन कर्म, गंडूष, धूमपान और तांबुल सेवन। नवन कर्म का मतलब नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग कुछ नोज में कुछ पुट ऑन करेंगे, वो क्या करेंगे बाद में देखेंगे। इसे भी हम लोग नवन कर्म को भी वीक में एक बार करना चाहिए, जैसे हम लोग रसांजन करते हैं वैसे। अब आता है गंडूष। गंडूष का मतलब होता है होल्ड करना। हम लोग कोई भी जो लिक्विड है या फिर कोई भी लिक्विड में जिसमें कोई हर्ब्स मिला हुआ है उसको, उस पानी को हम लोग मुंह में होल्ड करेंगे। फिर आता है कवल भी आता है। कवल का मतलब होता है माउथ गार्गल करना। देन धूमपान। धूमपान का मतलब इनहेलेशन ऑफ मेडिकेटेड फ्यूम्स। हम लोग मेडिकेटेड फ्यूम्स का इनहेल करेंगे। ओके, एंड एट लास्ट तांबुल सेवन मतलब पान च्युइंग। अब है जो ये सब करते क्यों है, टू रिमूव एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ हेड एंड नेक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चेस्ट के ऊपर कफ दोष का आधिक्य होता है, सो इसकी वजह से म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है हेड और नेक एरिया से। सो ये सब करने से, नवन कर्म, गंडूष, धूमपान और तांबुल सेवन से जितना भी म्यूकस सिक्रेशन है एक्सेस वो सब रिमूव हो जाएगा। सो है पहला नस्य। नस में हम लोग अनु तेल भी यूज कर सकते हैं, डेट इज 2 ड्रॉप्स हर नॉस्ट्रिल में डालेंगे, या फिर कुछ ने बोला है कि हम लोग डेली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है गंडूस। गंडूस हम लोग रेगुलर कर सकते हैं एंड इसमें हम लोग जिंजली तेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, होल्डिंग ऑफ लिक्विड ड्रग इन बकल कैविटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विदाउट मूविंग ड्रग। मतलब हम लोग अपने माउथ में वो ड्रग को, लिक्विड ड्रग जो है उसको होल्ड करेंगे, उसको मूव नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग वात डिसऑर्डर में काम आ सकता है, क्योंकि गंडूष में जो हम लोग तेल यूज करते हैं वो स्निग्ध ड्रग यूज करेंगे जब वात का प्रॉब्लम हो। ठीक है, सो इसको हम लोग स्नेहिक गंडूष बोलते हैं। अब आता है इनहेलेशन ऑफ स्मोक। सो ये हम लोग यूज कब करेंगे, जब ईएनटी डिजीज हो, ईएनटी से रिलेटेड कोई डिजीज हो, ईयर नोज वगैरह से, और इससे वात और कफ का रिलीफ होता है। अगर हमारे बॉडी में वात और कफ बढ़ जाता है तो ये करने से उससे रिलीफ मिलता है। अब है, जैसे मैंने आपको बताया, अंजन, नस्य, गंडूष और धूमपान वो एक सीरियल पैटर्न में करनी चाहिए। ये नहीं कि पहले अंजन करने के बाद गंडूष करो, नहीं, सीरियल पैटर्न में करना चाहिए। क्यों, इफ सपोज अंजन से कफ ज्यादा बढ़ गया, देन नस्य करने से ये उसको रिलीव कर देगा। अगर नस्य करने से वात ज्यादा बढ़ गया, सो उसके बाद अगर हम लोग गंडूष करेंगे तो उसको वो रिलीव करेगा। ठीक है, और अगर गंडूष ज्यादा करने से कफ का इंक्रीमेंट हो गया, तो एट लास्ट हम धूमपान करने से उसे हम लोग रिलीफ पा सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। सो सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।